गरीब बहू की मायके वर्सेस ससुराल में ड्रेस। पापा, आपको पता है कल कॉलेज में कॉन्सर्ट है, रात के 10 बजे तक तो मैं जा सकती हूँ ना? हाँ बेटा, तू जा सकती है। और पापा, मैं भी स्नेहा के साथ कॉन्सर्ट में जा रही हूँ। नहीं रेशमा, तुम नहीं जाओगी। जरा अपने कपड़े देखो, कितने अच्छे कपड़े लाकर देता हूँ मैं तुम्हें हमेशा। ये क्या फटे पुराने कपड़े पहन लेती हो? वो पापा, स्नेहा को ये ड्रेस आ नहीं रही थी और इतनी खराब नहीं हुई थी, इसलिए रेशमा ने पहन लिया। हाँ पापा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बोला ना तुम नहीं जाओगी। कमल अपने कमरे में चला जाता है। रेशमा की आंखों में आंसू होते हैं। वो भी अपने पिता को मनाने कमरे में चली जाती है। पापा, मेरे पास और ड्रेस है ना, मैं वो पहनकर चली जाऊंगी। पापा प्लीज जाने दीजिए, ये मेरे फाइनल ईयर का लास्ट कॉन्सर्ट है। अरे मेरी पगली बेटी, रास्ते में तेरी फ्रेंड पारुल मुझे मिली थी। उसने मुझे कॉन्सर्ट के बारे में पहले ही बता दिया, इसलिए मैं तेरे लिए ड्रेस लेकर आ गया हूँ। ये ले, और इसे पहन कर जाना। हाँ इसका मतलब इतनी देर से आप मुझे तंग कर रहे थे? हाँ। तभी बेटी अपनी ड्रेस खोल कर देखती है। वाह पापा, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है। इस ड्रेस को मैंने मॉल में देखा था, अच्छा हुआ आपने लाकर दे दिया। कल मैं ये कॉन्सर्ट में पहनकर जाऊंगी और बहुत अच्छी लगूंगी। हाँ मेरी बच्ची। दरवाजे के बाहर खड़ी सौतेली बहन ये सब सुनकर जल भुनकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद रेशमा के सो जाने के बाद उसकी नई ड्रेस को स्नेहा कैंची से काफी ज्यादा काट देती है। अब आएगा मजा। दोनों माँ बेटी जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह रेशमा नहाकर जब वो ड्रेस पहनने वाली होती है तो उसे कुतरा हुआ देख वो बहुत रोती है। हे भगवान, पापा ने मुझे इतने प्यार से ये ड्रेस लाकर दी थी, ये खराब कैसे हो गई? रेशमा देख, मैं कितने अच्छे से तैयार हो गई हूँ। चल, कॉन्सर्ट के लिए लेट हो रहा है। ये क्या हुआ, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? और तेरी ड्रेस, अब मैं कॉन्सर्ट में कैसे जाऊंगी? मेरे पास एक ड्रेस है, वो पहन लेना। स्नेहा जानबूझकर अपने कबर्ड से खराब ड्रेस निकाल कर देती है, जिसे रेशमा पहनकर कॉन्सर्ट में जाती है, जहां उसके फ्रेंड्स उसकी फटी हुई और उधरी ड्रेस को देखकर मजाक उड़ाते हैं। अरे, फटे हुए कपड़े का कोई नया फैशन आया है क्या? रेशमा तो इतनी गरीब भी नहीं जितना तो बन कर आती है। जरा अपनी बहन को देख, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। तू तो एकदम कबाड़ी लग रही है। अब कबाड़ी है तो कबाड़ी ही लगेगी ना। बेचारी के पास ड्रेस नहीं थी तो मैंने ये दे दी इसे। सब लोग इतना मजाक उड़ाते हैं कि रेशमा वहां से रोते रोते बिना कॉन्सर्ट देखे घर आ जाती है। दरअसल बेचारी के साथ हमेशा से ही अत्याचार होता था। उसकी सौतेली बहन और माँ ने उसे परेशान करके रखा हुआ था। नेहा, आज पार्टी में जाना है। देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी ड्रेस लेकर आई हूँ, जल्दी से इसे पहन ले। ओके माँ। माँ, मुझे भी तो पार्टी में जाना है। मेरी ड्रेस कहाँ है? तुझे ड्रेस चाहिए? शक्ल सूरत देख अपनी। मेरे घर की सिर्फ नौकरानी लगती है। वैसे भी तू पार्टी में नहीं जा रही है, लेकिन हाँ, तुझे ड्रेस चाहिए तो घर पर झाड़ू पोछा लगाकर ये कपड़े पहन लेना। स्नेहा के पुराने कपड़े संजना रेशमा के मुंह पर फेंकती है। आह माँ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। ले, छोड़ दिया। और 1000 बार बोला है, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, सिर्फ सौतेली माँ हूँ। और मेरी एक ही बेटी है स्नेहा। तुझे अच्छे कपड़े भी दिला दिए ना तो भी तू कबाड़ नहीं लगेगी। और हाँ, ये तेरे पापा को पता नहीं चलना चाहिए। शक्ल क्या देख रही है? माँ, और मेरे लिए सैंडविच लेकर आ। तब रोते हुए रेशमा रसोई में जाकर सैंडविच बनाती है और सौतेली माँ बेटी को दे देती है। वो हमेशा उसके साथ ऐसे ही करते थे। कुछ ही महीना में कमल अपनी बेटी की शादी अमीर घर में कर देता है, जहां ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। लेकिन रेशमा को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था। खैर, जब वो पहली रसोई का खाना सबको बनाकर खिलाती है तो अपनी नंद सलोनी की ड्रेस देखती है। वाह दीदी, आपका वन पीस ड्रेस बहुत अच्छा है और इसकी पॉकेट देखकर तो मुझे भी और अच्छा लगा। कहाँ से लिया आपने ये ड्रेस? अरे भाभी, ये ड्रेस मैंने कहीं से ली नहीं, बल्कि खुद डिजाइन की है। हाँ बहू, तेरी ननद फैशन डिजाइनर है और वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाती है। वैसे बहू, तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। शुक्रिया पापा जी। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सलोनी अपने कमरे में एक नई ड्रेस सिलकर तैयार कर रही थी। तब रेशमा, वाह दीदी, ये ड्रेस और इसका कलर बहुत प्यारा है। आप ये ड्रेस कहाँ पहनकर जाएंगी? अरे भाभी, आज मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, बस वहीं पहनकर जाऊंगी। मुझे भी ऐसी ड्रेस पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पहन ही नहीं पाई। क्यों भाभी? क्योंकि वो जल गई। स्नेहा, ये मेरी ड्रेस है, मुझे पहनने दे। पापा मेरे लिए लाए हैं। पापा सब कुछ तुझे दे देते हैं, मेरे लिए तो कुछ लाते ही नहीं है। ये ड्रेस मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। देख स्नेहा, तू कोई और ड्रेस ले लियो, पर ये ड्रेस मुझे दे दे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कहकर स्नेहा उस ड्रेस को लाइटर से जला देती है। अब पहन ले पापा की परी, पापा की दी हुई ड्रेस। तू इसी लायक है।
अरे भाभी, आप वो ड्रेस जलने की वजह से नहीं पहन पाई, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बनाऊंगी ना, आप पहन कर चलना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारी ड्रेस है। भाभी आप पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और आप नहीं मानोगी तो मैं बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है। तब सलोनी भाभी की फिटिंग की सुंदर सी ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है, जिसे शाम को रेशमा पहन लेती है और बहुत सुंदर दिखती है। तब सास उसकी नजर उतारती है। अरे ये मेरी रेशमा बहू है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल परी सी लग रही है। तब सास उसके माथे को चूमती है, तभी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों? वो बस इसलिए माँ जी, क्योंकि बहन जैसी प्यारी नंद और माँ जैसी आप जो मुझे मिल गई। इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरी सगी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। छोटी माँ ने कभी प्यार ही नहीं किया और मेरी बहन भी मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती थी। ना 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 बहू, जिस प्यार के लिए तू तरस रही है उसे हम पूरा करेंगे। मैं हूँ ना तेरी माँ, वैसे भी तुझे मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ। बता तुझे क्या पसंद है, आज मैं तेरे लिए वही बनाऊंगी। अरे माँ, इतना इमोशनल सीन हो गया कि आप भूल गई हमें पार्टी में भी जाना है, हम वहाँ खाएंगे, अब चलते हैं। फिर रेशमा अपनी नंद के साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाती है, जहां सब सलोनी की बनाई ड्रेस और भाभी की तारीफ करते हैं। वाह सलोनी, तेरी भाभी तो शादी के बाद भी ससुराल में ऐसी ड्रेस पहनती है। सही है यार, काश मैं भी ऐसी ड्रेस ससुराल में जाकर पहनूं। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे काजल, सगाई की बहुत बहुत बधाई हो। ये ड्रेस तो मेरी नंदनी बनाई है, जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे। आप दोनों का बॉन्ड हमेशा ही ऐसा रहे। मुझे माँ बुला रही है, मैं आती हूँ। फिर नंद भाभी पार्टी से एंजॉय करके घर आ जाते हैं। ससुराल में सब रेशमा का खूब ख्याल रखते हैं। एक दिन सलोनी का बर्थडे होता है, जहां वो अपने लिए सुंदर सी गाउन ड्रेस तैयार करती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है। बचपन में मैं ऐसी ड्रेस पहनना चाहती थी, लेकिन तब भी स्नेहा ने मेरी ड्रेस को काट दिया था। अब मेरी शादी हो गई है, मैं कभी ये नहीं पहन पाऊंगी। प्रिंसेस बनकर इस ड्रेस में कभी केक नहीं काट पाऊंगी। भाभी, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या आज मेरे बर्थडे पर आप ये ड्रेस पहनोगी? सलोनी दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? आज आपका दिन है, आपने दिन रात करके ये प्रिंसेस वाली ड्रेस बनाई है, मुझसे ये नहीं होगा। भाभी, मैं तो फैशन डिजाइनर हूँ, आए दिन आपसे पहले भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनाई है और पहनी भी है, लेकिन आपको ये खुशी कभी नहीं मिली। इसलिए आज मेरा बर्थडे गिफ्ट यही होगा कि आप इसको पहनो और मेरे साथ केक काटो। नहीं दीदी, आज का दिन आपका है, आपके साथ मैं केक नहीं काट सकती। बहू, मेरी बच्ची तुझसे छोटा सा गिफ्ट मांग रही है, वो भी तेरी खुशी के लिए। तो मान जा, ताकि मेरी दोनों बेटी खुश हो जाए। ठीक है पापा जी। शाम को पार्टी की तैयारी हो जाती है, जहां सलोनी ने अभी बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी और उसकी बनाई हुई ड्रेस रेशमा ने पहनी थी, और पार्टी में सब लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। अरे वाह वंतिका, ये तो तेरी बहू है, बहू बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी, मेरी एक बेटी ने दूसरी बेटी के लिए ड्रेस बनाई है। हाँ बहन जी, हम अपनी बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करते। और पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ये ससुराल मिला। माँ जी, पापा जी सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और नंद के रूप में मुझे एक बहुत प्यारी बहन मिली है, जिन्होंने आज के दिन भी अपनी ड्रेस मुझे दे दी। ये तो भाभी मेरा फर्ज था। चलिए केक कट करते हैं। तब सलोनी के साथ गरीब बहू अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनकर केक कट करवाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएगी। हाय हाय, मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है और गर्मी भी लग रही है। नताशा, तेरी रसोई में तो एसी लगी है ना, इसे चला दे बेटा। माँ, यहाँ आकर अपनी औकात भूल गई हो क्या? पहले भी तो चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती थी, यही समझकर अब भी खाना बना लो। और वैसे भी ये पकौड़े कुछ खास नहीं बने, इसमें और मसाला वगैरह डालो, मेरी माँ जी बिल्कुल नहीं खाएंगी। और हाँ, फटाफट से शाही पनीर भी बना लो और उसके साथ पूड़ियाँ। हाँ बेटी, मैं कर रही हूँ। बेचारी बूढ़ी माँ गर्मी में घुटनों के दर्द के साथ खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी पूर्णिमा आ जाती है और अपनी माँ के हाथ से कड़छी लेकर रख देती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? और दीदी, मैंने बोला था ना माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही माँ से अपने ससुराल में इस तरह काम करवा रही हो। मेरा दिल इतना दुख रहा है ये देखकर, और तुम्हारे माथे पे शिकंज नहीं है, क्यों? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तू यहाँ ऐसे कैसे आ गई? माँ का इंतजार करते करते मुझे यहाँ आना ही पड़ा, पर आज मुझे तुम्हें अपनी दीदी कहते हुए शर्मा रही है। पूर्णिमा, नताशा, तुम दोनों लड़ाई मत करो। और बेटी, खाना ही तो बनाया तो क्या हो गया? नहीं माँ, दीदी, मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था ना, माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर भी तुमने ऐसा किया। आखिर क्यों बड़ी बेटी ने अपनी बूढ़ी माँ से अपने ही ससुराल में खाना बनवाया, और क्यों छोटी बहन इतना गुस्सा थी कि वो नताशा से कहती है कि माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी? इस दृश्य की पूरी सच्चाई क्या है?
आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब विद्या अपनी दोनों बेटियों को पति के जाने के बाद पालने के लिए दूसरों के घर में रोटी बनाने का काम करती है, जिससे उसके हाथ कभी जल जाते थे तो कभी हाथ कट जाते थे। एक दिन खुश होकर पूर्णिमा अपनी माँ को मिठाई खिलाती है। पूर्णिमा तू मुझे मिठाई दे दे, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। ये क्या माँ, आज भी तुम्हारा हाथ जला हुआ है, कभी कटा हुआ होता है, कभी हाथ पर छाला पड़ जाता है। तुम्हें इस तरह दूसरों के घर में खाना बनाता हुआ मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने जल्दी से नौकरी ढूंढ ली और इसी उपलक्ष्य में आज मैं आपको मिठाई खिला रही थी। देखना, अब आपको किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जब और पैसे हो जाएंगे तो एक नौकरानी भी मैं यहाँ लगा दूंगी, जो हमारी शादी के बाद आपकी देखभाल करेगी। मेरी प्यारी बच्ची कितना प्यार करती है मुझे, कितनी फिक्र करती है मेरी। तुम्हारे इतने ज्यादा प्यार करने से मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। तो अगर कहीं काम करते हुए मेरे हाथ जल जाते हैं तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए ही तो कमाती हूँ। लेकिन माँ, दीदी ने तो अपना फर्ज नहीं समझा, मैं जरूर समझती हूँ। ओहो, ज्यादा चिकचिकबाजी मत कर। माँ भूख लग रही है, खाना दो। माँ के हाथ में चोट लगी है, मैं खाना बना रही हूँ दीदी। तब पूर्णिमा अपना बैग साइड रख खाना बनाती है और 1 साल बाद विद्या को नताशा के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आता है, जहां आलोक के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो अपने सपनों को हकीकत में जीती है। वहीं 2 महीने के बाद ही गरीब बेटी भी राजन नाम के लड़के से शादी करके अपना घर बसा लेती है। इसके बाद बेचारी माँ अकेली हो जाती है। 3-4 महीने में ही मेरी दोनों बेटी मेरा आंगन सूना करके चली जाएंगी। मेरी पूर्णिमा ने नौकरी करके नताशा के दहेज के पैसे इकट्ठा कर दिए और खुद देखो गरीब ससुराल चली गई। वैसे पूर्णिमा का जन्मदिन 2 हफ्ते बाद ही है, मैं उसके जन्मदिन पर उसे बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। ये कहकर विद्या घर का काम करने लगती है। वहीं गरीब बेटी चूल्हे पर खाना बनाकर घर वालों को देती है। वाह बहू, भरवा करेला और उसके साथ चूल्हे की रोटी तूने बहुत अच्छी बनाई है, मन खुश हो गया। माँ, अब तो मन रोज खुश रहता है। पूर्णिमा इतना अच्छा खाना जो बनाती है। ये मामूली सी धनिया की चटनी भी रोटी से बहुत स्वादिष्ट लग रही है। वो तो है, ऐसा लगता है मानो हमारे घर में अन्नपूर्णा देवी आ गई हो। हाँ माँ। बस बस कीजिए आप लोग। अरे खाना नहीं, मेरी तारीफ करना। वो इतनी तारीफ की मुझे आदत नहीं है। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। बहू तू भी ना। अरे तेरा जन्मदिन आने वाला है ना पूर्णिमा बेटा, तो तुम जन्मदिन पर विद्या जी और अपनी बड़ी बहन को भी बुला लेना। जी माँ जी, मैं जन्मदिन से 1-2 दिन पहले ही दीदी को कहने चली जाऊंगी। तेज गर्मी होती है। गरीबी में पूर्णिमा और उसके ससुराल वालों का रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं अमीर बेटी 2-2 एसी की हवा में ठाट बाट से रहती है। वाह, क्या रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और उसके साथ कोरियन चिप्स। जिंदगी हो तो ऐसी, लेकिन बेचारी मेरी छोटी बहन तबेले जैसे ससुराल में होगी। हफ्ता गुजर जाता है। विद्या अपनी पोटली टटोलती है। हे भगवान, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सोचा था 1-2 हजार होते तो उसको साड़ी दिला देती। मेरी बच्ची ने मेरे और नताशा के लिए कितना कुछ किया है। नताशा इस बात को जरूर समझेगी। मैं कुछ पैसे उससे उधार ले लेती हूँ। विद्या अपनी अमीर बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां नौकर उसे पानी पिलाते हैं। और समधन जी कैसी हो? बस ठीक हूँ बहन जी, मैं अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। तब विद्या अपनी बेटी के कमरे में जाती है, जहां वो आराम से नूडल्स खाती है। अरे माँ, तुम अचानक कैसे? मैं तुझसे मिलने आई थी और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तू तो जानती है तेरी छोटी बहन ने हम दोनों के लिए क्या क्या किया है। अब उसका जन्मदिन है, उसके दहेज में भी कुछ नहीं दिया, तो बस उसको एक महंगी सी साड़ी दिलाना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं, 2000 की। बस तू मुझे इतने ही पैसे दे दे। बस इतनी सी बात माँ। जरूर जरूर, मैं आपको 2000 नहीं 10,000 दूंगी। जन्मदिन पर पहली बार जाओगी तो उसके ससुराल वालों के लिए भी कुछ ले आना और मिठाई तोहफा भी ले जाना। बस आपको एक मेरा कहना मानना है। मेरे घर काम करना होगा, खाना बनाना होगा। क्या है ना, गर्मी में नौकर अपने गांव गए हैं, पर नीचे तो अरे वो बस 1-2 ही है, पर इतने में काम नहीं चलता ना। और इसी बहाने मेरे ससुराल वालों को भी आपके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं बना दूंगी। अगर पूर्णिमा के लिए मैं थोड़ा सा नताशा के पास काम कर लूंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है माँ, पूर्णिमा के बर्थडे तक यहीं रह लो, हम दोनों साथ में चलेंगे। ये सुन विद्या खुश हो जाती है। नताशा भी ससुराल में बता देती है कि उसकी माँ खाना बनाएगी, तो नताशा अपनी माँ से झाड़ू पोछा करवाती है। पर अगले दिन, बहन जी मजा नहीं आ रहा, आप चूल्हे का खाना पका कर खिलाओ, वो बहुत अच्छा लगता है हम सबको। जी जी। बेचारी विद्या को चूल्हे पर कड़ी धूप में खाना बनाना पड़ता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है और ससुराल वाले चटकारे के साथ खाना खाते हैं। और नताशा को भी अपनी माँ पर रहम नहीं आता। वो डेली उससे घर का सारा काम करवाती है। अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले पूर्णिमा नताशा के ससुराल पहुंचती है, जहां घर में आते ही
माँ, तुम दीदी के घर खाना क्यों बना रही हो? दीदी, ये सब क्या है? आप जानती है ना, मैंने माँ को इस चीज से दूर करने के लिए नौकरी शुरू कर दी थी। वो बेटी, अरे अरे पूर्णिमा, गर्मी से कितना गुस्सा करती है। वो मेरा माँ के हाथ का खाना खाने का बहुत मन था और माँ ने खुद बोला तभी बनवा रही हूँ, वरना मैं क्यों बोलती? मेरे घर में नौकर नहीं है क्या? वैसे तू यहाँ कैसे? वो माँ जी मेरा जन्मदिन मनाना चाहती है, इसीलिए मैं आपके पूरे ससुराल वालों को अपने जन्मदिन का निमंत्रण देती हूँ। और माँ, आप भी आना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी, तू अभी जा। माँ की झिझक देख पूर्णिमा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चली जाती है। वहीं नताशा के ससुराल वाले विद्या से एनी टाइम खाना बनवाते हैं। 3 दिन बाद राजन ने अपनी पत्नी के लिए घर में सारी सजावट कर दी थी, पर पूर्णिमा को दोनों का इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं। कितनी देर हो गई माँ और दीदी अभी तक नहीं आए, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। माँ जी, राजन जी, मैं अभी दीदी के घर से आती हूँ। पूर्णिमा सास और पति की एक नहीं सुनती और सीधा अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन माँ से रसोई में खाना बनवा रही है। दीदी, मैंने कहा था ना, माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर तुमने ऐसा किया। लगता है तुम सच में माँ से प्यार नहीं करती, वरना इतनी गर्मी में उन्हें ऐसे परेशान नहीं करती। और आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दीदी के यहाँ काम किया? वो मैं तुझे अच्छी साड़ी दिलाना चाहती थी, बस वही पैसे मांगे थे, इसलिए थोड़ा सा काम। छी दीदी, तुमने माँ की इस मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और माँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इतने दर्द में रहोगे और मुझे वो तोहफा अच्छा लगेगा? मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आप हो। आप आती, मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार मिल जाता, बस इससे ज्यादा मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दे पूर्णिमा, इस अमीरी के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया। सॉरी दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनाकर पूर्णिमा अपनी माँ को अपने घर ले जाती है और उसके साथ ही केक काटकर खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। वहीं नताशा पछतावे की आग में जलती रहती है।